नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आने वाली अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम सिंधु सभ्यता की कला के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम मूर्ति कला, मोहरे, मृदभांड, बाट व माप, आभूषण, मन का उद्योग, इसके अलावा सीप व शंख उद्योग के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मूर्ति कला के बारे में अध्ययन करते हैं। मूर्ति कला को हम क्या है, तीन प्रकार की जो मूर्ति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि यहां पर तीन प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हुई। नंबर एक, प्रस्तर मूर्ति, धातु मूर्ति, और मृण मूर्ति। यानी कि प्रस्तर मूर्ति कला के बारे में अध्ययन करेंगे, इसके अलावा धातु मूर्ति के बारे में अध्ययन करेंगे और मृण मूर्ति कला के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रस्तर मूर्ति कला के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि पत्थर की मूर्ति। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जो प्रस्तर मूर्तियां बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुई है, क्योंकि यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्षेत्र से थे वो अधिकतर वहां पर पत्थर का अभाव था, क्योंकि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो नदियों के किनारे पर थी और पहाड़ी इलाकों से दूर थी। इस कारण प्रस्तर मूर्ति बहुत कम मात्रा में मिली है। हालांकि जो प्रस्तर मूर्ति मिली है वह मुख्य रूप से अल्वेस्टर नामक पत्थर से बनाई जाती थी। इसके अलावा बलुआ पत्थर, स्लेटी पत्थर, जो प्रस्तर मूर्तियां मिली है वह अल्वेस्टर, बलुआ पत्थर, स्लेटी पत्थर आदि की मिली है। इसके अलावा सैलखड़ी की भी प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई है। और जो मुख्य रूप से प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई है वह मोहनजोदड़ो से करीब 1 दर्जन यानी 12 प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा हड़प्पा से 2 प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई है। अब मुख्य रूप से कौन कौन सी जो प्रस्तर मूर्तियां थी जो यहां से प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा से एक क्या है, लाल बलुआ पत्थर, लाल हड़प्पा से एक लाल बलुआ हड़प्पा से एक लाल बलुआ पत्थर जिसे माधव स्वरूप वस्त ने पाया,
जिसे माधव स्वरूप वत्स ने पाया, और इसे जैन मूर्ति माना गया। इसे क्या माना गया? जैन मूर्ति। इसके अलावा स्लेटी चूने पत्थर की, इसके अलावा स्लेटी चूने पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा स्लेटी चूने पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है, और यह है नृत्य की मुद्रा में है। यह किस मुद्रा में है? नृत्य की मुद्रा में है। और इसे मार्शल महोदय ने शिव नटराज की मूर्ति माना। इसे शिव नटराज की मूर्ति माना। किसने माना? मार्शल महोदय ने। इसके अलावा वासुदेव अग्रवाल ने, वासुदेव अग्रवाल ने इसे नर्तकी की मूर्ति माना। इसे नर्तकी की मूर्ति माना। स्लेटी चूने पत्थर की मूर्ति नृत्य की मुद्रा में मिली है, और इसे मार्शल महोदय ने क्या माना? शिव नटराज की मूर्ति माना, और वासुदेव अग्रवाल इसे नर्तकी की मूर्ति मानते हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से क्या मिली है? 1 दर्जन, मैंने बताया था 1 दर्जन पाषाण मूर्तियां मिली है, जिसमें एक मूर्ति दाढ़ी युक्त योगी की मूर्ति है। उसका क्या है कि जो सिर मिला है, और वह किसका है? सैलखड़ी। दाढ़ी युक्त योगी की मूर्ति मिली है, वह सैलखड़ी की है, जिसका सिर मिला है और करीब 19 सेंटीमीटर ऊंची है। यह करीब 19 सेंटीमीटर ऊंची है, और इसके जो नेत्र हैं वे अध खुले हैं और नासाग्र पर केंद्रित हैं। इसके जो नेत्र हैं वो अध खुले हैं और नासाग्र पर केंद्रित हैं, और त्रिपतिया अलंकरण युक्त हैं, और त्रिपतिया अलंकरण युक्त हैं। त्रिपतिया अलंकरण युक्त है। मैके ने इसे क्या कहा है? पुजारी की मूर्ति। मैके ने इसे पुजारी की मूर्ति कहा है। पुजारी की मूर्ति किसने कहा है दोस्तों? मैके महोदय ने इसे पुजारी की मूर्ति कहा है। इसके अलावा आरपी चंद्रा महोदय ने इसे योगी की मूर्ति कहा है। आरपी चंद्रा महोदय ने इसे योगी की मूर्ति कहा है। इसके अलावा E.L. वासम महोदय ने मंगोल मूर्ति कहा है। E.L. वासम महोदय ने इसे मंगोल मूर्ति कहा है। दोस्तों, एक क्या है? दाढ़ी युक्त योगी की मूर्ति मिली है। कहां से? मोहनजोदड़ो, और त्रिपतिया अलंकरण से युक्त है। इसे मैके महोदय ने क्या कहा है? पुजारी की मूर्ति। जबकि आरपी चंद्रा महोदय ने क्या कहा है? योगी की मूर्ति। तथा E.L. वासम महोदय ने मंगोल मूर्ति कहा है। इसके अलावा यहां से श्वेत पत्थर की संयुक्त पशु मूर्ति भी प्राप्त हुई है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। श्वेत पत्थर की संयुक्त पशु मूर्ति, जैसे भेड़ व हाथी की मूर्ति एक साथ मिली है। भेड़ व हाथी की मूर्ति एक साथ मिली है।
इसके अलावा आपका धौलावीरा से क्या है, गिरगिट की मूर्ति प्रतिमा मिली है जो प्रस्तर युक्त है, यानी कि पत्थर से निर्मित है। अब दोस्तों अब है धातु कला, धातु मूर्ति कला। अधिकांश जो मूर्तियां हैं सिंधु सभ्यता में वो कांस्य व ताम्र निर्मित हैं। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा व चहुंदड़ो से अधिकतर कांस्य निर्मित मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जबकि हड़प्पा व लोथल से ताम्र निर्मित मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। धातु मूर्तियों को मधुच्छिष्ट विधि से निर्मित किया जाता था, जिसे लुप्त मोम विधि भी कहा जाता था। जो धातु मूर्तियां हैं सिंधु सभ्यता में उसे मधुच्छिष्ट विधि या लुप्त मोम विधि से बनाया जाता था। अब मोहनजोदड़ो से कांसे की 2 स्त्रियों की मूर्ति मिली है। कांसे की 2 स्त्रियों की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अब ये मूर्ति कैसी है, नर्तकी की मूर्ति है कांसे की, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और नर्तकी के बाएं हाथ में, जो नर्तकी है उसके बाएं हाथ में वो जो बाएं कंधे तक जो क्या है चूड़ियां पहनी हुई है। नर्तकी ने क्या है बाएं कंधे तक चूड़ियां पहने हुए हैं, बाएं हाथ में कंधे तक चूड़ियां पहने हुए हैं। इसे डांसिंग गर्ल की संज्ञा दी गई। इसे जॉन मार्शल ने डांसिंग गर्ल की संज्ञा दी गई। मोहनजोदड़ो से कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है, जिसे मार्शल महोदय ने क्या किया है, डांसिंग गर्ल की संज्ञा दी गई। किसने दी है, मार्शल महोदय ने। इसके अलावा पिगट महोदय ने बलूची नारी की संज्ञा दी है। जो मोहनजोदड़ो से कांस्य निर्मित मूर्ति मिली है उसको मार्शल महोदय ने डांसिंग गर्ल कहा है। इसके अलावा पिगट महोदय ने बलूची नारी की संज्ञा दी है। और जो यह मूर्ति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलायन यानी काकेशियन प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड यानी कि काकेशियन प्रजाति की बताई गई है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में आने वाली प्रथम प्रजाति थी। मोहनजोदड़ो से कांस्य निर्मित
जो भैंसा है उसकी आकृति भी हमें मिली है। इसके अलावा जो चहुंदड़ो है वहां से पीतल का बतख मिला है। चहुंदड़े से पीतल का जो बतख है उसकी क्या है आकृति मिली है। कालीबंगा से ताम्र वृषभ, कालीबंगा से ताम्र वृषभ की आकृति मिली है। इसके अलावा चहुंदड़ों से भाला फेंकती हुई जो नृत्य रथ प्रतिमा मिली है। भाला फेंकती नृत्य रथ जो है प्रतिमा मिली है। और हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। हड़प्पा से क्या मिला है तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। दोस्तों ये मधु छिष्ट विधि या लुप्त मोम विधि क्या है? इसमें क्या है जो मोम होता है उसका एक मॉडल तैयार किया जाता है। क्या है मोम का एक मॉडल तैयार किया जाता है, उस पर मिट्टी का लेप चढ़ा दिया जाता है तथा कुछ छिद्र छोड़ दिए जाते हैं। कुछ छिद्र छोड़ दिए जाते हैं और जब इसको गर्म किया जाता है तो उन छिद्रों से क्या है मोम बाहर निकल जाता है और उसको क्या है कांसे से भर दिया जाता है, यानी कांसे का जो घोल होता है उससे भर दिया जाता है। और कांस से निर्मित जो प्रतिमा है या धातु निर्मित जो प्रतिमा है उसको अंतिम रूप दे दिया जाता था। यह मधु छिष्ट विधि होती थी। इसका मतलब है कि धातु को पिघलाने की जो प्रथा है वो ज्ञान है। धातु को जो पिघलाने का ज्ञान है उसके बारे में इनको जानकारी थी। अब दोस्तों मृण मूर्ति, जो मूर्ति कला में जो तीसरा बिंदु है वह है मृण मूर्ति। अब ये होती क्या थी? ये क्या है मिट्टी जो होती थी, जो आग में पकी हुई मिट्टी से इसको बनाया जाता था। इसे टेराकोटा भी कहा जाता था। आग में जो मिट्टी को पकाकर जो मृण मूर्तियों को बनाया जाता था। और सर्वाधिक जो शिल्प कला है उसमें सर्वाधिक संख्या में मृण मूर्तियां ही मिली हैं। जो शिल्प कला है उसमें सर्वाधिक संख्या में मृण मूर्तियां ही मिली हैं। इसके अलावा जो यहां पर जो मृण मूर्तियां मिली हैं वो पशु, पक्षी व मानव की प्रमुख रूप से मिली है। 75% जो मृण मूर्तियां हैं वो पशु पक्षी की मिली है और 25% मानव की मिली है। इसमें भी स्त्री मृण मूर्ति ज्यादा है। स्त्री और पुरुष जो मृण मूर्तियां हैं उसमें कौन सी ज्यादा है? मानव जो मृण मूर्ति है उसमें स्त्री मृण मूर्ति ज्यादा है और सबसे ज्यादा मृण मूर्ति किसकी है? पशु पक्षी की। करीब 75% के आसपास
ये मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और मानव की करीब 25% मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और मृण मूर्ति को चिकौटी विधि से बनाया जाता था। मृण मूर्ति को चिकौटी विधि से बनाया जाता था, यानी कि पिंच एंड टेक्निक। पिंच एंड प्रेशर टेक्निक से इसको बनाया जाता था। दोस्तों मैंने बताया था अभी भी जो पशु पक्षियों की जो मृण मूर्ति मिली है वह करीब 75% मिली है और पुरुषों के तुलना में जो स्त्रियों की मृण मूर्ति ज्यादा मिली है। और सबसे प्राचीनतम स्त्री की जो मूर्ति मिली है वह कहां से मिली है? मेहरगढ़ से मिली है। सबसे प्राचीन जो स्त्री की जो मूर्ति मिली है वह कहां से मिली है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। इसके अलावा नौसारो व मेहरगढ़ से हमें ऐसी मृण मूर्तियां मिली है जिनकी मांग में सिंदूर है, जिसकी मांग में सिंदूर है। इसके अलावा पशुओं में जो सर्वाधिक मृण मूर्ति मिली है, पशुओं में जो सर्वाधिक मृण मूर्ति मिली है वो कुंवरदार वृषभ की है। और पक्षियों में सर्वाधिक जो मृण मूर्ति मिली है वह किसकी है? गौरैया की है। सर्वाधिक जो मृण मूर्ति जो मिली है कहां पर मिली है? पक्षियों में। वह किसकी है? गौरैया की है। और पशुओं में कुंवरदार वृषभ की मूर्ति मिली है। इसके अलावा सैंधव सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गाय की मृण मूर्ति नहीं मिली है। सैंधव सभ्यता में गाय की मृण मूर्ति नहीं मिली है। और कालीबंगा से क्या मिला है? आक्रामक वृषभ की मूर्ति मिली है। कालीबंगा से आक्रामक वृषभ की मूर्ति हमें मिली है। इसके अलावा हड़प्पा से क्या मिला है? मछली, घड़ियाल व कछुए की मूर्ति मिली है। हड़प्पा से मछली, कछुआ व जो घड़ियाल है उसकी मृण मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। तो मृण मूर्तियों में सबसे ज्यादा मृण मूर्ति किसकी मिली है? पशु व पक्षियों की सबसे ज्यादा मृण मूर्ति हमें प्राप्त। इसके अलावा लोथल से गौरल्ला की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ है कि एक छोटे सिंह वाले बैल की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। छोटे सिंह वाले बैल की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। और मार्शल ने इसके निर्माण को महान कलाकार बताया है। और इसके निर्माता को मार्शल महोदय ने इसके निर्माता को
महान कलाकार बताया है। इसके अलावा लोथल व कालीबंगा से क्या मिला है, घोड़े की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है। एक बात और दोस्तों, हड़प्पा में जो पशु मृण मूर्तियां मिली है वो अंदर से खोखली है। हड़प्पा सभ्यता में जो पशु मृण मूर्तियां मिली है वो अंदर से खोखली है, जबकि मानव की जो मृण मूर्तियां मिली है वह अंदर से ठोस है। जो पशुओं की जो मृण मूर्तियां मिली है वो अंदर से कैसी है, खोखली है, तथा मानव की जो मृण मूर्तियां मिली है वो कैसी है, वो ठोस है। अब है दोस्तों मोहर। जो मोहर है, सर्वाधिक मोहरें सैलखड़ी की मिली है। सर्वाधिक जो मोहरें मिली है वह सैलखड़ी की मिली है। इसके अलावा काचली मिट्टी, गोमेद, चैट व मिट्टी की मोहरें भी प्राप्त हुई है। सर्वाधिक मोहरें जो प्राप्त हुई है वो क्या है, सैलखड़ी की प्राप्त हुई है। इसके अलावा काचली मिट्टी, गोमेद, चट व मिट्टी की मोहरें भी प्राप्त होती हैं। इसके अपवाद भी हैं। लोथल व देसलपुर से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई। लोथल व देसलपुर से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं, जबकि लोथल से शॉप स्टोन की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा लोथल से बटन के आकार की मोहर प्राप्त हुई है, जिस पर स्वास्तिक का अंकन मिलता है। जिस पर किसका अंकन मिलता है, स्वास्तिक का अंकन मिलता है। जिस पर जो स्वास्तिक है उसका अंकन मिलता है। कुल मोहरों में से 68% कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। यानी सर्वाधिक जो मोहरें मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली। इसके अलावा 19% हड़प्पा से तथा 13% अन्य स्थानों से प्राप्त हुई है। यानी कि जो सर्वाधिक मोहरें जो प्राप्त हुई है वो कहां से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और सर्वाधिक जो मोहरें जो है किसकी बनी होती थी, सैलखड़ी की बनी। इसके अलावा दोस्तों मोहरों पर लघु लेख भी मिले हैं। सर्वाधिक जो लेख कहां पर मिले हैं, मोहरों से प्राप्त हुए हैं। अगर सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ लिया जाता है तो मोहरें बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी, क्योंकि सर्वाधिक जो लिपि मिली है वो कहां पर मिली है, मोहरों पर मिली है। इसके अलावा पशुओं की आकृतियां भी यहां पर प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक जो मोहरों पर किसका अंकन है, पीपल के वृक्ष का। सर्वाधिक जो अंकन है वो किसका है, पीपल के वृक्ष का। इसके अलावा दूसरे नंबर पर किसका है, एक श्रृंगी वृषभ यानी यूनिकॉर्न।
एक संगी वृषभ का सर्वाधिक अंकन पीपल के वृक्ष का मिलता है। और इसके बाद एक संगी वृषभ का, इसके बाद कुबड़दार बैल का, इसके अलावा हाथी, बाघ, केड़ा, भैंसा, बारहसिंगा आदि का अंकन यहाँ पर मिलता है। एक प्रमुख बात दोस्तों, यहाँ पर गाय, अश्व यानी गाय, घोड़ा, ऊंट व सिंह का अंकन नहीं मिलता। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि मोहरों पर किन पशुओं का अंकन नहीं मिलता। गाय, अश्व यानी घोड़ा, ऊंट और सिंह का मोहरों पर अंकन नहीं मिलता। सी जे गैड़ महोदय को मेसोपोटामिया से, सीजे गैड़ महोदय को मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता की 23 मोहरें प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता की 23 मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहरों को क्या है कि हड़प्पा संस्कृति में सर्वोत्तम कलाकृति माना है। मोहरों को हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक क्या माना है? सर्वोत्तम कलाकृति माना है। और मोहरों से जो सर्वाधिक प्रकाश पड़ता है वह धर्म पर पड़ता है, क्योंकि इससे क्या है, अधिकांश धर्म की जो अधिकांश जानकारी जो प्राप्त होती है वह मोहरों से प्राप्त होती है। इसके अलावा कालीबंगा व लोथल से राज मुद्रांक प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा व लोथल से राज मुद्रांक प्राप्त हुए हैं, यानी मुद्रा छाप वाली मोहरें प्राप्त हुई, यानी मुद्रा छाप प्राप्त हुए हैं। राज मुद्रांक या मुद्रा छाप यहां से प्राप्त हुए हैं। कहां से? कालीबंगा व लोथल से। और मोहरों का अधिकांश प्रयोग किसमें कार्य में आता था? व्यापार व वाणिज्य में काम में आता था। व्यापार व वाणिज्य में मोहरों का प्रयोग काम में आता था। अनुबंध से संबंधित दस्तावेज, अनुबंध से संबंधित दस्तावेज व पत्र तथा व्यापारिक जो गांठ होती थी उन पर छाप लगाने के काम में आती थी। जो मोहरें हैं सर्वाधिक प्रयोग कहां पर होता है? व्यापार व वाणिज्य में। और जो अनुबंध से संबंधित दस्तावेज थे, इसके अलावा पत्र थे, इसके अलावा व्यापारिक जो गांठें थी उन पर छाप लगाई जाती थी। अन्य बिंदुओं दोस्तों, कला से संबंधित अन्य बिंदुओं के बारे में जानकारी हम अगली क्लास में प्राप्त करेंगे। नमस्कार दोस्तों।